हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एडमिशन अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसके अलावा कुछ एहतियात और कुछ चीज़ें जो आपको लाजमी तौर पर करनी चाहिए और क्या पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपने एडमिशन कब अप्लाई करने होते हैं और किस तरह अप्लाई करने होते हैं, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में ज़रा सा आपको रिमाइंड कराता हूँ कि ऑलमोस्ट एडमिशन जो सारी यूनिवर्सिटीज़ के ओपन होते हैं वो जनवरी में होता है। मतलब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में और स्टार्टिंग हो जनवरी या मिड जनवरी से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी ओपन हो जाएंगे, तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। सो एक और चीज़ कि दिसंबर के एंड तो आ ही गया है और मिड जनवरी तक आप आइल्स दे दो। आइल्स दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उससे ये होगा कि आपके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाएंगे और आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ ये है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अभी हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, हम अप्लाई करते हैं लेकिन जब वीज़ा की बारी आएगी तब हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आज आपके पास जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अपने टॉपिक पर जाने से पहले एक आखिरी चीज़ जो आपको बताता चलूँ कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए, मास्टर्स के लिए और बैचलर्स के लिए आपको किसी भी प्रोफ़ेसर को अप्रोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो है उनकी वेबसाइट पे जाते हो, आपका प्रोग्राम है और सारी चीज़ें आपने देखी और अपनी डिटेल्स पुट करो और एडमिशन अप्लाई करो। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपको कौन-कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए हो सकते हैं और चाहिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी यूरोपास सीवी। तो यूरोपास सीवी क्या होती है? एक सिंपल सीवी होती है जो यूरोपास फॉर्मेट पर बनती है। मतलब आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास जो सीवी होती है वो यूरोपास सीवी होती है। और ये सीवी बनती कहाँ से है? आपने सिंपली गूगल पर जाना है, वहाँ पर यूरोपास सीवी लिखना है। एक वेबसाइट आएगी, आपने उस वेबसाइट पर जाना है, अपनी डिटेल्स पुट करनी है। वेरी सिंपल, डिटेल्स पुट करनी है, हेडिंग्स बन दी जाएँगी। एट द एंड जाके आप अपनी मर्ज़ी का टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे और अपनी मर्ज़ी का जो है स्टाइल सेलेक्ट करो और उसको एंड कर दो। आपकी सीवी बन के रेडी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ जो है वो आपका है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने बताना है थोड़ा बहुत कि आपने किया क्या है और आप करना क्या चाहते हो। ये मोटिवेट करने के लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ईज़िली लिख सकते हो, ठीक है? इस पर बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, मेरी नहीं है क्योंकि मैं इतना कोई इस बारे में नहीं जानता कि मैं आपको बता सकूँ कि आप कैसे लिख सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से ना ये चीज़ सीख सकते हो। फिर तीसरी चीज़ है कोर्स कंटेंट्स। कोर्स कंटेंट्स क्या होते हैं कि आप एचईसी की वेबसाइट पर जाओ। पाकिस्तानियों के लिए बता रहा हूँ, एचईसी की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर आपने बैचलर्स में जो भी पढ़ा है, ठीक है? आप वो लिखो और आगे उसके लिखो कोर्स कंटेंट्स। तो गूगल पर या एचईसी की वेबसाइट पर आपको कोर्स कंटेंट्स मिलकर मिल जाएगा आपको कोर्स कंटेंट्स। वहाँ आप आपका जो भी होगा मास्टर्स का है या पीएचडी के लिए तो नहीं, बैचलर्स का है या मास्टर्स का है, तो आप उसमें से क्रॉप करके अपना निकाल सकते हो। जैसे कि लास्ट ईयर में मैंने बताया था कि कोर्स कंटेंट्स मैंने लिखा था फिज़िक्स के लिए, सिंपली गूगल पर जाके फिज़िक्स कोर्स कंटेंट्स तो बैचलर्स, तो मेरे बैचलर्स का ना पूरा कोर्स कंटेंट एक पीडीएफ फाइल आ गई थी तकरीबन 35-40 पेज की। तो ऐसे ही आप भी ले सकते हो। उसमें ये होता है कि आपने पिछले पूरे 4 साल क्या पढ़ा है, 1 या 2 पेज का नहीं होता वो, उसमें एक-एक चीज़, एक-एक टॉपिक लिखा होता है, ताकि जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो एडमिशन के लिए, उनको आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई, बंदे ने क्या पढ़ा है और कहाँ और कैसे उसको एडमिशन देना चाहिए और देना भी चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर। तो ये आपके कहाँ से बनेंगे कि आपने जहाँ से बैचलर्स किया है, जिस भी यूनिवर्सिटी से, तो उस यूनिवर्सिटी के कोई भी 2 प्रोफ़ेसर या कोई भी 2 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से आप जो है ये रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हो। और फिर उसके बाद आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है और बैचलर्स की डिग्री है। मतलब एक ट्रांसक्रिप्ट, एक डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड होने चाहिए। अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हैं, इट्स फाइन। लेकिन अगर चल के आपको करवाना पड़ेगा, तो बेहतर है अभी से करा लो और अभी अभी नहीं है, तो आप एडमिशन अप्लाई कर दो, बाद में वेरीफाई करा लेना, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर एक और बात ऐड करता चलूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हमने 2+2 वाला कोर्स किया है या 3+1 वाला कोर्स किया है, तो हम क्या करेंगे? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीए प्राइवेट 2 साल का किया होता है, फिर उसके बाद एमए प्राइवेट 2 साल का किया होता है, या फिर 2+2 वाला कुछ ना कुछ किया होता है, या 3+1 वाला किया होता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। मेरा खुद जो केस है वो 3+1 वाला है, मतलब 3 साल का बैचलर्स है, 1 साल का मास्टर्स है, 3+1, लेकिन वो काउंट होता है बैचलर्स में ही है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने परेशान नहीं होना है, वेरी सिंपल। अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओगे तो 3+1 है, तो दोनों डिग्रीज़ और दोनों ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई होंगी, और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों डॉक्यूमेंट्स का पीडीएफ बनाकर आप एक ही पीडीएफ में मर्ज करके अपलोड करोगे। उसके बाद आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आइल्स। वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि आप आइल्स करोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे और अगर आप आइल्स नहीं करते हो तो आपके चांसेस कम हो जाएँगे। वीज़ा के लिए आपको आइल्स चाहिए तो है ही सही, लेकिन बेहतर है कि आप एडमिशन के टाइम भी अपना आइल्स दे दो और चांसेस बढ़ाओ। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जिनमें आप बिना आइल्स के भी अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पर। तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास आइल्स नहीं है और यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो बिना आइल्स के एक्सेप्ट कर रही हैं एप्लीकेशंस, तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन डाल दो अपनी। बाद में वीज़ा के लिए आप फिर आइल्स दे सकते हो। ये आज की आखिरी बात वो है एप्लीकेशन फ़ी। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो फ्री हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कोर्सेज़ फ्री हैं और कुछ कोर्सेज़ जो है वो आपको एप्लीकेशन फ़ीस के बगैर आप सबमिट नहीं कर सकते उसकी एप्लीकेशन। तो अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फ्री है, तो आप पहले उस पे ट्राई करो। अगर नहीं होता तो फिर जिस यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है उसकी तरफ भी जाओ, तो उसमें आपका चांस बन सकता है। तो आप उनकी फ़ीस कैसे पे करोगे? अगर आप अपनी कंट्री में बैठे हो, लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल कहीं पर भी बैठे हो, तो आप अपने बैंक की जो इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस हैं वो ऑन कराओ। वो ऑन कराने से ये होगा कि आप इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन में इंटरनेशनली ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो, फ़ीस पे कर सकते हो। जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी सारे बैंक के मेरा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, कहीं पर भी अकाउंट है, ठीक है? किसी भी बैंक में, तो आप अपने कॉल सेंटर कॉल करके कह सकते हो कि भाई हमारी जो है इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन ऑन करो, तो वो करेंगे तो उससे फिर आप अपनी इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं कि उनकी फ़ीस पे नहीं हो रही है और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपने फ़ीस पे करनी है लेट्स से 10,000, तो मतलब टोटल वो आपके 13,000 14,000 डिडक्ट करते हैं। लास्ट ईयर 2 पॉइंट समथिंग टैक्स था, तो इस साल टैक्स बढ़ के पाकिस्तान की बता रहा हूँ बात कि टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर मेरे अकाउंट में यूरो अकाउंट में पैसे हुए और आपको फ़ीस पे करने में कोई दुश्वारी है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपकी फ़ीस पे कर सकता हूँ, नहीं हुआ आई एम सॉरी। खैर आज की वीडियो में इतना ही है और अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वस्सलाम।